भी इंजन फेलियर हो सकता है, कभी फायर कैच हो सकता है, कभी कोई ऐसा सिचुएशन आ सकता है जहां पे यू हैव टू क्रैश लैंड, कुछ भी हो सकता है। 90 सेकंड का टाइम फ्रेम दिया जाता है फॉर अस टू इवैक्यूएट द एंटायर एयरक्राफ्ट इंक्लूडिंग योरसेल्फ। डोंट बिलीव, मेरी फ्लाइट में एक बार 25 बच्चे जा रहे थे जिसमें से 4-5 इन्फेंट्स थे और उनके हार्ट में 2 से ज्यादा होल्स थे। एक टाइम ऐसा था जहाँ पे एविएशन में इतनी ज्यादा सिक्योरिटी नहीं थी। आज के टाइम में आप जितने भी रूल्स देखते हो, दोज आर द रिपरकशंस ऑफ द पास्ट इंसिडेंट्स व्हिच हैज हैपेंड, एंड वो सारी इंसिडेंट में कई लोगों की जान गई है, बहुत सारे क्रू की जान गई है। आप एक बार को कोकोनट लेके जा सकते हो, बट कोबरा इज अ ड्राई कोकोनट जो कि ऐसे कैच कर सकता है फायर। Hello everyone, welcome and welcome back to my channel. So if you're new to my channel, my name is Pranjali. I work in a domestic airline as a cabin crew from last 7 years. आज का वीडियो is going to be related completely on the studies what a cabin crew does in their training. So all those cabin crew aspirants जो कि बनना चाहते हैं या इंटरव्यू क्रैक कर चुके हैं, ट्रेनिंग के लिए जाने वाले हैं, या फिर जो मिडिल ऑफ द ट्रेनिंग है, उन सब के लिए ये वीडियो है. So please keep watching. People say it's very easy to become a cabin crew. तुम 12th पास कर लो, तुम cabin crew बन जाओगे. और वैसे भी cabin crew का काम ही क्या होता है ऑन बोर्ड, सिर्फ सर्व ही तो करना रहता है. बट टुडे आई एम हियर टू एक्चुअली टेल यू कि सिर्फ सर्व करना तो हमारा जॉब ही नहीं होता है. सर्व करना तो एक्चुअल में कैबिन क्रू के रोल में ही नहीं था. पहले के टाइम में कैबिन क्रू इंट्रोड्यूस ही इसलिए हुए थे ऑन बोर्ड सो दैट वो पैसेंजर्स और पायलट्स की सेफ्टी देख सके, ना कि उन्हें सर्व कर सके. सर्व हैज बिकम जस्ट अ पार्ट ताकि ऑन बोर्ड और कोई एक्स्ट्रा सोल को लेके जाना ना पड़े. बट सोसाइटी नॉर्म्स हैव बिकम सो रिजिड कि वो कैबिन क्रू से रिलेटेड तो कोई भी चीज है बहुत ही ज्यादा रॉन्ग फॉर्म में देखते हैं. आई डोंट नो फॉर सम रीजन. कैबिन क्रू ऑन बोर्ड आर देयर जस्ट फॉर योर सेफ्टी. सर्व करना उनका नॉर्मल जॉब नहीं है. सो अगर मैं इस चीज पे जाऊंगी तो आई गेस मेरी वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी. सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम आई विल स्टार्ट माय वीडियो. The first thing which is taught in any cabin crew training is basic safety and equipments. So safety बहुत ही ज्यादा मेजर रोल प्ले करता है कैबिन क्रू ट्रेनिंग में. एक पैसेंजर की सेफ्टी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो सारी चीजें एक कैबिन क्रू को पढ़ाई जाती हैं. पहले मैं सेफ्टी पे बात करूंगी. सेफ्टी इज रिलेटेड टू एज द नेम सेज सेफ्टी. इसमें सिर्फ पैसेंजर की सेफ्टी नहीं आती है, उसमें तुम्हारी खुद की सेफ्टी भी आती है, पायलट की सेफ्टी भी आती है, और भी ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं सेफ्टी में जो कि आपको पता चलती हैं. सेफ्टी का हेड इन इंडिया इज डीजीसीए. अब डीजीसीए के प्रॉपर जो रूल्स होते हैं सेफ्टी से रिलेटेड, वो सारी चीजें आपको इसमें पढ़ाई जाती हैं. आप कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन में फंसो तो आपको कैसे क्या करना है, या फिर रोज भी आप अगर फ्लाई कर रहे हो आपको कैसे पैसेंजर की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए अपना सारा काम करना है, वो सारी चीजें उसमें होती हैं. सेकेंड इज इक्विपमेंट. फ्लाइट में हर तरह के इक्विपमेंट्स होते हैं. वो आपके सेफ्टी से रिलेटेड भी हो सकते हैं, इमरजेंसी से रिलेटेड भी हो सकते हैं. आपके डोर्स भी एक तरह के इक्विपमेंट ही होते हैं जिससे आप एंट्री और एग्जिट करते हो. तो इक्विपमेंट्स में हम लोग की बहुत सारी चीजें आती हैं. वैसे तो इक्विपमेंट्स तो बहुत ही लार्ज सब्जेक्ट है क्योंकि उसमें आपकी हर एक चीज से रिलेटेड होती है. जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ. वी हैव ऑक्सीजन बॉटल, वी हैव फायर एक्सटिंग्विशर्स, वी हैव पीबी. पीबी इज बेसिकली प्रोटेक्टिव ब्रीदिंग इक्विपमेंट. देन हम लोग के डोर्स भी एक वे से इक्विपमेंट ही होता है हमारा. प्लस हमारे स्लाइड्स होते हैं. ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि इमरजेंसी सिचुएशन में या फिर रोज वाली सिचुएशन में आपको इन सारी चीजों की जरूरत पड़ सकती है. सेकेंड, आपके इक्विपमेंट में फर्स्ट एड किट, मेडिकल किट, यूनिवर्सल प्रिकॉशन किट, ये सारी चीजें भी आती हैं. तो इक्विपमेंट्स के हर एक इक्विपमेंट का हर एक काइंड होता है कि अगर जैसे ऑक्सीजन बॉटल की बात करें तो वो भी 3 या 4 तरह के होंगे. उन सब की प्री फ्लाइट चेक्स, उन सब का ऑपरेशन, सब चीज अलग होता है. वैसे ही फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं, वैसे पीबी होता है, ऐसे ईएलटीज होते हैं. वो बहुत सारी चीजें होती है. हर किसी के 2 या 3 या 4 काइंड्स होते हैं. सबके प्री फ्लाइट अलग होते हैं, सबके ऑपरेशन अलग होते हैं, आफ्टर यूज अलग होते हैं. तो वो सारी चीजें पढ़नी पड़ती हैं. एंड ऐसा नहीं है कि आप एक पढ़ो तो चल जाता है. आपको नहीं पता आप कौन से एयरक्राफ्ट उस दिन ऑपरेट कर रहे हो और उसमें कौन सा ऑक्सीजन बॉटल है या उसमें कौन सा ईएलटी है या पीबी है. ओके, आई हैव नॉट टोल्ड अबाउट ईएलटी. ईएलटी इज इमरजेंसी लोकेटर ट्रांसमीटर. अगर कभी आप क्रैश लैंड कर रहे हो या फिर कहीं आप फंस गए हो जहां पे सिग्नल नहीं मिलता है तो ईएलटी को यूज किया जाता है टू ग्रैब अटेंशन. वो एक तरह से सिग्नल प्रोवाइड करता है कि लोगों को पता चले कि आप वहां पे फंसे हुए हो. तो ऐसे बहुत ही सारी चीजें होती हैं जिनकी प्री फ्लाइट चेक और बाकी सारी चीजें तुम पढ़ते पढ़ते इतना टाइम निकल जाता है और इतना कुछ पढ़ना पड़ता है कि भाई पता ही नहीं चलता है कि वो ट्रेनिंग का तुम्हारा आधा टाइम
टाइम कहाँ चला गया, क्योंकि तुम्हारा सेफ्टी और इक्विपमेंट तुम्हारे ट्रेनिंग का एटलीस्ट 50% ऑफ द पोर्शन कवर कर चुका होता है, इंक्लूडिंग द ड्यूरेशन। आई एम टेलिंग, हमारे 3 महीने की ट्रेनिंग में आई गेस 1 महीना तो हमारा सिर्फ यही चला था, हमारा सेफ्टी इक्विपमेंट, क्योंकि इतना कुछ पढ़ना, उसमें इतनी सारी चीजें होती है ना पढ़ने वाली की तुमको समझ नहीं आता तुम क्या छोड़ सकते हो क्या नहीं, बिकॉज तुम कुछ भी नहीं छोड़ सकते, यू हैव टू स्टडी ईच एंड एवरीथिंग। सेकंड होता है फर्स्ट एड। फर्स्ट एड भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग होती है आपकी। फर्स्ट एड इंक्लूड्स एवरीथिंग रिलेटेड टू मेडिकल इमरजेंसीज। आपके फर्स्ट एड में बेसिक भी चीजें होती हैं। नॉर्मली एक फर्स्ट एड किट सबके घर पे होता है, बेसिक बुखार सर्दी सबकी दवा ऑलमोस्ट सबके पास ही होती है, और यू नो एज इंडिविजुअल ऑल्सो वी कैरी अगर हम लोग ट्रैवल करते हैं तो। बट फ्लाइट में उसका थोड़ा अपग्रेडेड वर्जन होता है, उसमें तुम्हारे इंजेक्शंस भी होते हैं, तुम्हारे स्टेथोस्कोप्स होते हैं, बीपी मशीन्स होती हैं, एवरीथिंग इज देयर। बट ऑब्वियसली इंजेक्शंस एंड ऑल तुम लोग ऑपरेट नहीं कर सकते हो, एज इन वी कांट ऑपरेट दैट, उसके लिए वी नीड अ डॉक्टर। सो ऑन बोर्ड फर्स्ट एड से रिलेटेड हर एक तरह की चीजें होती हैं। आपको एक हार्ट अटैक से लेके एक बर्थ तक भी सारी चीजें अवेलेबल होती हैं। वो भी ट्रेनिंग हमारी काफी बड़ी होती है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें पढ़ाई जाती हैं। आपको बेसिक डायरिया, वोमिटिंग, फीवर, फेब्राइल, ये सारी चीजें तो बहुत ही कॉमन है। एक डिलीवरी तक भी हमें पढ़ाया जाता है कि आपको एक डिलीवरी कैसी करनी है, और बहुत सारी चीजें हम लोग की फ्लाइट में यूजुअली होती रहती है। फॉर एग्जाम्पल कन्वर्जन्स, हार्ट अटैक, अस्थमा, मतलब ऐसी ऐसी चीजें, बिकॉज आपको नहीं पता आपकी फ्लाइट में कौन किस स्टेट पे आ रहा है। कभी कई लोग एडमिटेड रहते हैं, कभी कोई ट्रीटमेंट के लिए जा रहे होते हैं, कभी हॉस्पिटल से निकल के वो अपने घर जा रहे होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। यू वोंट बिलीव, मेरी फ्लाइट में एक बार 25 बच्चे जा रहे थे, जिसमें से 4-5 इन्फेंट्स थे, और उनके हार्ट में 2 से ज्यादा होल्स थे। तो ऐसी भी फ्लाइट्स हमने की है जहाँ पे पूरे टाइम वी आर इन कॉन्स्टेंट प्रेशर की यार यू नेवर नो इसको क्या हो जाएगा, तो उससे पहले वो कुछ हो डायग्नोस करो, देखो क्या करना है। सो फर्स्ट एड अगर तुमको नहीं पता होगा तो तुम रोज की फ्लाइट कर ही नहीं पाओगे। किसी को अगर फीवर भी हुआ है या फिर कुछ भी छोटी से छोटी चीजें, नोज ब्लीड ही क्यों ना हो, तो उस टाइम तुमको क्या करना है, लिमिटेड चीजों के साथ आपको कैसे डील करना है, कैसे क्योर करना है, वो सारी चीजें हम लोग को फर्स्ट एड में सिखाई जाती है। द नेक्स्ट टॉपिक वुड बी AVSEC. So as the name says, it refers to aviation security. So aviation security is not only related to the flight, it's related to the entire airport and the aviation industry. So पास में ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए हैं जहाँ पे एविएशन सिक्योरिटी बहुत ज्यादा हैम्पर्ड हुई है। तो ओवर द इयर्स जो भी इंसिडेंट्स हुए हैं, हर एक इंसिडेंट के बाद एक एक रूल्स इम्प्लीमेंट हुए हैं। तो वो सारे रूल्स अलॉन्ग विद द इयर्स एंड अलॉन्ग विद द मंथ, ये सारी चीजें उसमें हम लोग को पढ़ाई जाती है एंड याद करना पड़ता है। एक टाइम ऐसा था जहाँ पे एविएशन में इतनी ज्यादा सिक्योरिटी नहीं थी। आज के टाइम में आप जितने भी रूल्स देखते हो, दो ज्यादा रेपरकशंस ऑफ द पास्ट इंसिडेंट्स व्हिच हैज हैपेंड, एंड वो सारे इंसिडेंट में कई लोगों की जान गई है, बहुत सारे क्रू की जान गई है, और बहुत सारे एयरक्राफ्ट डैमेज हुए हैं। तो अगर कोई एयरक्राफ्ट को सैबोटाज करने की कोशिश करता है या एयरपोर्ट को सैबोटाज करने की कोशिश करता है, वो सारे इंसिडेंट्स एविएशन सिक्योरिटी में एज एन AVSEC में हम लोग को पढ़ाया जाता है। तो AVSEC एक तरह से देखा जाए तो बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है, उसमें आपको ऑलमोस्ट सारी चीजें पढ़ाई जाती हैं, बट ऑब्वियसली दे मेक श्योर कि मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर कंप्लीटली रिलेटेड टू द फ्लाइट, कि फ्लाइट में आपका क्या हो सकता है। उसमें आपका हाईजैक आता है, उसमें आपके डीप स्लीपर्स आते हैं, बहुत सारी ऐसी मूवीज बनी है जिनके बारे में एक्चुअल स्टोरी हम लोग को AVSEC में पढ़ाई गई है। 9/11 हो गया, नीरजा स्टोरी हो गई, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। इसमें हम लोग को इंसिडेंट्स के डेट्स, ईयर्स एंड उसके बाद क्या रूल्स इंप्लीमेंट हुए, ये सारी चीजें याद करनी पड़ती हैं। तो ऑब्वियसली इट्स वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज एविएशन इंडस्ट्री जब से चलती आ रही है तब से क्या क्या इंसिडेंट्स हुए हैं, क्या नहीं हुए हैं, कहाँ क्या हुआ, कहाँ कौन सा बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, कहाँ पे एयरक्राफ्ट को सैबोटाज किया गया, वो सारी चीजें हम लोग को पढ़नी पड़ती। सो AVSEC एक तरह से एक हर्डल पॉइंट होता है आपके एंटायर ट्रेनिंग में। वो एक तरह से ये डिसाइड करता है कि आप आगे की ट्रेनिंग करने के लिए केपेबल हो या नहीं। बाकी जितने भी एग्जाम्स होते हैं सबके पासिंग मार्क्स 90% होते हैं, बट AVSEC के 80% होते हैं, क्योंकि AVSEC लिटरली बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। और उसमें ये रहता है कि अगर आप उसमें फेल हो गए तो आपको आपके बैच से निकाल दिया जाता है। सो आई रिमेम्बर मेरे बैच में क्या हुआ था, वी वर स्ट्रेंथ ऑफ 25 एंड AVSEC के बाद आई थिंक हार्डली 17 या 18 लोग ही रह गए थे हम लोग के क्लास में। तो AVSEC एक तरह से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी होता है, एंड AVSEC सिर्फ क्रू के लिए नहीं होता है, AVSEC ग्राउंड स्टाफ्स के लिए भी होता है। AVSEC बेसिकली जो CISF के लोग एयरपोर्ट पे बैठे रहते हैं, ये उनके लिए होता है। हम लोग को ट्रेनिंग के स्टार्टिंग में ऐसा बोला गया था कि अगर आपका AVSEC क्लियर हो गया ना तो बस फिर तुम आगे चले जाओगे, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। एंड AVSEC को इतना ज्यादा
एफसी को इतना ज्यादा बड़ा बना दिया गया था कि मैं सोचती थी भाई मुझे सब पूरी दुनिया छोड़ के मुझे एफसी पढ़ना है, मुझे किसी तरह बस ये क्लियर करना है। वो एमसीक्यू क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होने वाले हैं। आई नो दैट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर ऑल दोस डेट्स एंड ईयर्स एंड एवरीथिंग इंक्लूडिंग द इंसिडेंट्स, बट आई वाज लाइक डूड करना है, खत्म करना है इसको। एंड एनी हाउ आई पास्ड माई एफसिक विद अ ग्रेसफुल मार्क्स। एफसिक से रिलेटेड होता है डीजीआर। सो डीजीआर इज बेसिकली डेंजरस गुड्स रेगुलेशंस। आप डीजीआर में ये पढ़ते हो कि आपको क्या क्या चीजें एयरक्राफ्ट में ले जाना अलाउड है। बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो कि चेकड इन में अलाउड होती है, कैबिन में नहीं अलाउड होती है। कैबिन में अलाउड होती है, चेकड इन में नहीं अलाउड होती है, या फिर दोनों जगह अलाउड होती है या फिर दोनों जगह नहीं अलाउड होती है। आप देखोगे, आप जब सिक्योरिटी क्रॉस करते हो तो एक बहुत सारे एयरपोर्ट्स में एक छोटा सा बॉक्स साइड में रहता है जहाँ पे लाइटर्स, कोपरा और भी ऐसी बहुत सारी चीजें उसमें पड़ी हुई होती हैं जो कि लोगों के बैग से ही निकला हुआ होता है, या फिर वो एक तरह से मॉडल वहां पे रखा जाता है सो दैट आप सिक्योरिटी में जाने से पहले अगर आपके पास वो कोई भी चीजें हो तो आप निकाल के उसे फेंक दो, बिकॉज दिस द रीजन दीज थिंग्स आर नॉट अलाउड। आई गिव अ वेरी स्मॉल एग्जाम्पल। घी, अगर आप घी को कैबिन में लेके जाओगे दैट इज नॉट अलाउड बिकॉज इट्स हाईली इनफ्लेमेबल। तो वो कैबिन में नहीं अलाउड होता है बट वो चेकड इन में अलाउड होता है। ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं। ऐसी कोपरा होता है, कोपरा इज नॉट एट ऑल अलाउड एनीवेयर, ना वो चेकड इन में अलाउड है ना वो कैबिन में अलाउड है। आप एक बार को कोकोनट लेके जा सकते हो बट कोपरा इज अ ड्राई कोकोनट जो कि यू नो ऐसे कैच कर सकता है फायर। सो बी वेरी केयरफुल ऑफ व्हाट यू टेक। बहुत सारे लोग बहुत इरिटेट होते हैं यार कि सिक्योरिटी ने ये निकलवा दिया, सिक्योरिटी ने वो निकलवा दिया, बट अब वो आपकी सेफ्टी के लिए है। आप अगर एयरक्राफ्ट में लेके चले जाओगे किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन अगर उसकी वजह से इतने सारे लोगों की जान या आपकी खुद की जान का रिस्क होगा तो इट्स बेटर टू टेक इट आउट यार। डीजीआर बेसिकली उसकी इतनी मोटी बुक होती है, उसमें से हम लोग को लिटरली सिर्फ इतना पढ़ाया जाता है और वो इतने में ऐसी चीज रहती है जो कि आप याद ही नहीं रख सकते हो। डीजीआर में वो सारी चीजें मेंशन रहती है कि आप क्या लेके जा सकते हो, क्या नहीं लेके जा सकते हो, और कितने केजी का लेके जा सकते हो, कितना उसका वेट होना चाहिए, ये सारी चीजों से रिलेटेड रहता है। बट यार एक एक चीज याद रखना इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स मैनुअली नॉट पॉसिबल। तो ये हम लोग का मोस्टली ओपन बुक एग्जाम होता था। ये 2 दिन का ही होता है क्लास में, आई थिंक 2 या 3 दिन का होता है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। पर ये ना पहले ओपन बुक होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। अब हम लोग की कंपनी में वो ओपन बुक नहीं रहा है, अब उसे प्रॉपर हम लोग का वाइवा होता है। अब यू नो सब चीज हम लोग को याद करनी पड़ती है, स्पेसिफिकली जो कि ऑन बोर्ड जो लोग लेके आ रहे हैं। प्लस एक चीज और उसमें रहती है, ये पढ़ना इंपॉर्टेंट इसलिए भी रहता है बिकॉज बहुत सारे लोग होते हैं जो कि कार्टन बॉक्सेस लेके जाते हैं। तो कार्टन बॉक्सेस में हर एक तरह के साइंस होते हैं, वो साइंस आपको याद करने पड़ते हैं। अगर कोई पैसेंजर वो लेके आया है ऑन बोर्ड और अगर आपको दिख रहा है कि कोई वो ऐसी चीज है विच इज नॉट अलाउड कैबिन में, तो वो आपको इमीडिएटली क्लिक करेगा एंड यू कैन एक्चुअली बी अवेयर कि इसको ऑफलोड कराना है। तो डीजीआर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वो बात अलग है कि बहुत सारी चीजें तुमको याद नहीं रह सकती है, और यू नो जब तुम फ्लाइट में रहते हो इतना काम रहता है ना कि तुम्हारा ध्यान ही नहीं जाता कि कोई इतना बड़ा बॉक्स लेके आया कि नहीं, बट दैट इज रॉन्ग। यू हैव टू मेक श्योर आप क्या देख रहे हो क्या नहीं, एंड यू कांट अवॉइड दीज थिंग्स। ये सब चीजें जब आप पढ़ लो ना और आपकी आंख के सामने आती है ना तो आप चाह के भी अवॉइड नहीं कर सकते हो, बिकॉज ये लगता है भाई अगर इसमें कुछ ऐसी चीज हुई विच इज नॉट राइट एंड विच कैन एक्चुअली सैबोटाज द एयरक्राफ्ट और टू यू, तो भाई वो तुम सीधे बोल ही देते हो। Next module is emergency. As the name says, it is completely related to the emergency situation. आप रोज भी जो फ्लाइट कर रहे होते हो आपको नहीं पता कि यू नो ऑन बोर्ड क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। कभी इंजन फेलियर हो सकता है, कभी फायर कैच हो सकता है, कभी कोई ऐसा सिचुएशन आ सकता है जहाँ पे यू हैव टू क्रैश लैंड, कुछ भी हो सकता है। आप जहाँ लैंड कर रहे हो वहां पे पानी होगा, लैंड नहीं होगा। बहुत सारी ऐसी सिचुएशन होती है जिसके बारे में आपको पढ़ाया जाता है। उस टाइम आपको क्या करना है वो आपको बताया जाता है। सो इट्स साइंटिफिकली प्रूवन कि 90 सेकेंड्स में एक एयरक्राफ्ट एक्सप्लोड कर सकता है अगर थोड़ा सा भी आग कहीं भी लगा हो तो इसीलिए 90 सेकेंड का टाइम फ्रेम दिया जाता है फॉर अस टू इवैक्यूएट द इंटायर एयरक्राफ्ट इंक्लूडिंग योरसेल्फ। तो वो करना इट्स वेरी डिफिकल्ट। आप सोचो ऐसे सिचुएशन में लोग यहाँ वहां भाग रहे होंगे, उनको कैसे फॉर्मली लेके आके कोलेट करके आपको सबको इवैक्यूएट कराना है, वो सारी चीजें इसमें बताई जाती हैं आपको। प्लस इसमें आपको इफ्स एंड बट्स भी पढ़ाए जाते हैं कि अगर क्रैश लैंड हुआ तो आप अगर स्लाइड से लोगों को इवैक्यूएट करा रहे हो और अगर वो पर्टिकुलर स्लाइड काम नहीं कर रही है तो आपको क्या करना रहता है। तो जब आप ये पढ़ते हो ना तो आपको पता चलता है यार बहुत सारी ऐसी चीजें यू नो जो कि रोज एवरीडे की फ्लाइट में हो सकती है, यू नेवर नो हो सकती है, इसीलिए सारी चीजों के बारे में पढ़ाया जाता है।
इमरजेंसी से रिलेटेड होते हैं ड्रिल्स। सो ड्रिल्स इज बेसिकली आपका फायर फाइटिंग, डिचिंग एंड स्लाइड्स। आप जो भी इमरजेंसी सिचुएशन में ऑन बोर्ड करते हो वो सारी चीजें प्रैक्टिकली हम लोग को कराई जाती हैं। सो हम लोग की ट्रेनिंग में ही एक अलग से ट्रेनिंग होता है जहाँ पे ये सारी चीजें होती हैं। फायर फाइट करते हैं हम लोग, वहाँ पे आग लगाई जाती है, हमें फायर एक्सटिंग्विशर दिया जाता है, वी हैव टू फाइट फायर। प्लस हम लोग पानी में कूदते हैं, उसके बाद राफ्ट्स रहते हैं, उसमें से लोग हम लोग को खींचते हैं या हम लोग उनको खींच रहे हैं। देन हमारे स्लाइड्स होते हैं कि आप अगर स्लाइड कर रहे हो तो याद रखो, ठीक है स्लाइड कर रहे हो ऐसे सुनने में बहुत ईजी है, लेकिन अगर आपके हाथ में, आपकी बॉडी में कोई ऐसी प्रिकी चीज है जिसके कारण स्लाइड डिफ्लेट हो गया तो क्या करोगे आप? अगर आप स्लाइड कर रहे हो तो फ्रिक्शन के कारण आपका हाथ जल सकता है, तो आपको किस पोजीशन में स्लाइड करना रहता है, बहुत सारी चीजें, वो सारी चीजें प्रैक्टिकली हम लोग को कराई जाती है वहां पे। तो ऑल्दो ये वाला चीज बहुत ही फन वाला होता है क्योंकि हम लोग बहुत इंजॉय करते हैं इसमें, लेकिन ऑब्वियसली जो सिचुएशन एक्चुअल में ऑन बोर्ड होती है दैट इज वेरी 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 डिफरेंट इन कंपेरिजन टू व्हाट यू डू इन योर ट्रेनिंग। नेक्स्ट इज कस्टमर सर्विस। कस्टमर सर्विस में आपको पैसेंजर्स को सर्व कैसे करना है, सिचुएशन कैसे हैंडल करना है, वो सारी चीजें बताई जाती हैं। नॉर्मली हर ट्रेनिंग में कस्टमर सर्विस का ड्यूरेशन सबसे कम होता है, बिकॉज ऑब्वियसली सर्व करना इज नॉट दैट बिग थिंग, बट हाँ ऑब्वियसली उसमें भी एयरलाइन के स्टैंडर्ड को मेंटेन करते हुए आपको चीजें करनी पड़ती हैं। कस्टमर सर्विस की ट्रेनिंग मोस्टली 11 से 15 दिन की होती है, डिपेंडिंग आप कौन से एयरलाइन में हो। सो उसमें आपको ये बताया जाता है कि आपके पास मेन्यू क्या क्या है, उसके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है, वो सारी चीजें हम लोग को याद करनी पड़ती हैं, सो दैट अगर कोई पैसेंजर पूछे तो हम लोग उनको बता पाए। लिकर के नाम याद करने पड़ते हैं, हाउ टू प्रिपेयर, वो सारी चीजें करनी पड़ती हैं। प्लस सिचुएशंस ऑन बोर्ड जो बेसिक वाले आ सकते हैं वो सारी चीजें हम लोग को बताई जाती हैं। तो उसके लिए 10-15 दिन एक्चुअली काफी होता है। मेरे लिए फ्रैंकली कस्टमर सर्विस ट्रेनिंग बहुत ही ट्रॉमेटाइजिंग रहा है, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था कस्टमर सर्विस ट्रेनिंग। वो 10-15 दिन लास्ट के मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट थे, जितना कि मैं बाकी सारी चीजों में जितना मेरी हालत खराब हुई थी उतनी ज्यादा इसमें हुई थी। तो आज भी कस्टमर सर्विस का जब ट्रेनिंग होता है तो भाई मेरी लग जाती है बिल्कुल। एनीवेज, सो ये सारी चीजें होती हैं। Last and not the least is CRM. So CRM is basically crew resource management. इसमें आपको कम से कम रिसोर्स में with all the communication and coordination आपको फ्लाइट चलानी होती है। आप कोई भी सिचुएशन में फंस रहे हो, अगर आपका प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं है फ्रॉम पायलट या फिर क्रू, तो फिर आप एक फ्लाइट नहीं चला सकते हो। इसमें सिर्फ इमरजेंसी सिचुएशन से रिलेटेड ही नहीं होता है, आप रोजमर्रा की भी जिंदगी में अगर आप फ्लाई कर रहे हो तो अगर आपका प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं है फ्रॉम कॉकपिट टू कैबिन, आप कोई भी चीज आप फिर वो फ्लाइट स्मूथली आप नहीं कर सकते हो। जैसे कि मैं बहुत छोटा एग्जांपल दे रही हूँ, एक लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए कैबिन क्लियरेंस इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आप एक प्रॉपर टाइमिंग में कैबिन क्लियरेंस का चेक कैबिन को पास नहीं करते हो तो लैंडिंग या टेक ऑफ कुछ भी नहीं हो सकता है। पायलट नीड्स टू नो कि कैबिन इज सिक्योर्ड फॉर लैंडिंग एंड टेक ऑफ। तो वो कैसे पता चलेगा? जब तक कि क्रू नहीं बताएगा। अगर कोई पर्सनल ग्रजेस या कोई भी ऐसी बातें होती रहती है तो फिर कम्युनिकेशन पूरा ठप हो जाता है और फिर आप वो फ्लाइट स्मूथली कर ही नहीं सकते हो। ये तो बहुत छोटी चीज है। एक फ्लाइट में 80% ऑफ द टाइम तुम्हारा कॉकपिट और कैबिन के बीच कम्युनिकेशन होना ही चाहिए, क्योंकि अगर वो नहीं होता है तो आप फ्लाइट की आगे वाले प्रोसेस कुछ भी क्लियर नहीं कर पाते हो। तो CRM इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ ट्रेनिंग। आपको उसमें यह भी बताया जाता है कि आप कम से कम रिसोर्सेज में फ्लाइट चला कैसे सकते हो। अगर कभी कोई डोर इन ऑफ है, अगर वो काम नहीं कर रहा है, तो उस टाइम आपको पैसेंजर्स को कहाँ से डीप्लेन करना है, क्या करना है, बहुत बहुत सारी चीजें हैं। आप पढ़ने लगोगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी सारी इसमें चीजें होती हैं। सो ये होता है CRM ट्रेनिंग। सारे एयरलाइन के मॉड्यूल्स के नाम हो सकते हैं अलग अलग हो, बट मोर और लेस यही सारी चीजें पढ़ाई जाती है आपको ट्रेनिंग में। क्योंकि ये बहुत ही बेसिक चीजें हैं जो कि आपको एक फ्लाइट चलाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए भी था जो कि कहते हैं कि कैबिन क्रू को कुछ पढ़ना नहीं पड़ता है। बॉस, अगर ये 3 महीने की ट्रेनिंग तुम कंप्लीट कर लिया ना तो कोई भी फ्लाइट तुम ऐसे चला सकते हो। मैं ये नहीं बोल रही कि बाकी सारी ट्रेनिंग बहुत सिंपल होती होगी या फिर इससे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और टफ ट्रेनिंग्स होती हैं जो कि मतलब मैं आज की डेट में यहाँ बैठ के इमेजिन भी नहीं कर सकती। लेकिन इस जॉब या इस ट्रेनिंग को अंडर एस्टिमेट करना इज वेरी रॉन्ग ऑन पीपल्स पार्ट। I hope I was of any help to all those cabin crew aspirants. So thank you so much for watching my video. If you like my video, please like, share, comment and subscribe. Thank you so much you all. Bye bye.